नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएससी इंग्लिश क्लासेस में। हम पढ़े हुए थे सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में आज पढ़ेंगे 10वां पाठ, जिसका नाम है खनिज व उपजा संसाधन। इस पाठ के आपके बहुत सारे टॉपिक काट दिए गए हैं, तो इस पाठ में भी जो जो टॉपिक बचे हैं आज हम उन्हीं टॉपिकों का अध्ययन करने वाले हैं। वे टॉपिक है खनिज और दूसरा है उपजा खनिज। इन दो टॉपिकों का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। ये पाठ आपको एग्जाम में दिलाएगा पूरे 5 मार्क्स। तो ये दो टॉपिक है, इन दो टॉपिकों को अच्छे से पढ़िए और 5 मार्क्स हो जाएंगे आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि खनिज क्या होता है। देखिए, खनिज मतलब क्या कि हम जो जमीन से निकालते हैं, जमीन को खोद कर जमीन के अंदर से जो निकालते हैं, जो हमारे उपयोग में होता है, जो हमारे काम में आता है, वो होता है खनिज। जैसे हम पेट्रोल जो है जमीन से निकालते हैं और पेट्रोल हमारे काम में आता है कि नहीं। जैसे हम सोना जो है जमीन से निकालते, सोना हमारे काम में आता है। कोयला हम जमीन से निकालते, कोयला हमारे काम में आता है। तो ये क्या है? खनिज है। तो आपके बुक में खनिज की क्या परिभाषा दी हुई है देखते हैं। तो खनिज से तात्पर्य भूमि से खनिज क्रिया, खनिज के मतलब खोदने की क्रिया, खोदते खनिज क्रिया के द्वारा निकाले गए रासायनिक तथा भौतिक गुण पदार्थ होते हैं। देखिए, खनिज से क्या तात्पर्य है कि जमीन को खोद कर, खनिज क्रिया से खोद कर उसमें से जो रासायनिक तथा भौतिक गुण वाले, देखिए रासायनिक मतलब जमीन से बहुत सारी गैसें भी निकलते हैं, बहुत सारे केमिकल्स भी निकलते हैं जमीन से, तो वो हो गए रासायनिक, जिनका कुछ रासायनिक महत्व होता है, जो कि साइंस, जो कि विज्ञान के प्रयोग में काम आते हैं। ठीक है ना। तो वो क्या हो गए? रासायनिक हो गए। तथा भौतिक गुण, भौतिक गुण, उनमें कुछ भौतिक गुण भी होते हैं। बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें भौतिक गुण होते हैं। जैसे कोयला काम आता है मनुष्य के ना। इसके बाद सोना काम आता है ना। लोहा काम आता है ना। तो भौतिक गुण वाले हो गए। मानव के लिए जो उपयोगी होते हैं, जो जमीन से खोदे गए पदार्थ मानव के लिए उपयोगी होते हैं, वो क्या होते हैं? खनिज होते हैं। सीधी सीधी बात ये है। ठीक है। तो देखिए, खनिज कैसे बने। सबसे पहली बात तो आज से जब पृथ्वी बनी, आज से लाखों हजारों साल पहले जब पृथ्वी बनी, तो पृथ्वी में बहुत सारी हलचलें हुई। उन हलचलों के कारण जो जैविक पदार्थ थे, जो रासायनिक पदार्थ थे, वो जमीन के अंदर दब गए और धीरे धीरे उनका परिवर्तन किसमें हो गया? आज की भौतिक और रासायनिक वस्तुओं में हो गया, जिनको हम खोद कर निकालते हैं। ठीक है। तो देखिए, खनिज को 2 भागों में बांटा गया है। खनिज को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला है जैविक खनिज, दूसरा है अजैविक खनिज। जैविक खनिज मतलब जो कि काम आता है, जो कि हमारे प्रत्यक्ष रूप से जो उपयोगी है। ठीक है ना। जिसको हम, जो किसी ना किसी जीव के माध्यम से बना हो, वो है जैविक खनिज। जैसे कि कोयला, प्राकृतिक तेल, ये क्या है? जैविक खनिज है। अजैविक खनिज जैसे लोहा, मैग्नीज, ये क्या है? अजैविक खनिज है। ठीक है। देखिए, भारत में खनिज संपदा संपन्न है। भारत में इतना खनिज है कि वो भारत के लिए अच्छा खासा उपयोग हो जाता है। भारत में जितना खनिज है वो भारत के लिए पर्याप्त है। हालांकि पेट्रोल जो है वो बाहर से हमें लेना पड़ता है, दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। जो खाड़ी देश होते हैं उनसे हमें पेट्रोल लेना पड़ता है। तो बहुत से ऐसे खनिज जो भारत में एकदम पर्याप्त मात्रा में है। कुछ खनिज ऐसे हैं जो हमें दूसरे देशों से मंगवाने पड़ते हैं, आयात करने पड़ते हैं। 96% मतलब 96% खनिज भंडार मुख्यतः देखिए प्रायद्वीपीय पठार भाग में है। जो 96% भंडार खनिजों का है वो भारत में कहाँ पे है? प्रायद्वीपीय पठार भाग में है, अरावली पर्वतीय क्षेत्र में है, ब्रह्मपुत्र घाटी में है, हिमाचल क्षेत्र में है और दक्षिण तटीय क्षेत्र में जो है भारत का 96% खनिज जो है वो पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए, जो खनिज है उन खनिजों को उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर, कौन से? भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर खनिजों को बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। तो कौन कौन से? एक तो धात्विक खनिज है, दूसरा है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज मतलब क्या होता है? तो ऐसे खनिज जिनमें धातु का अंश होता है। क्या? ऐसे खनिज जिनमें धातु का अंश होता है वो होते हैं धात्विक खनिज। धातु मतलब आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, धातु अधातु, धातु अधातु, धातु अधातु। तो वही देखिए, धात्विक मतलब जो धातु वाले खनिज होते हैं, अधात्विक मतलब जो अधातु वाले खनिज होते हैं। जैसे कि सोना क्या है? धातु है। कोयला क्या है? अधातु है कि नहीं। लोहा क्या है? धातु है। तो ये जो धातु अधातु वाले खनिज होते हैं यही है। धातु वाले खनिज कौन से? धात्विक खनिज। और अधातु वाले खनिज कौन से हैं? अधात्विक खनिज। देखिए, धात्विक खनिज क्या होता है? तो जिनमें धातु का अंश होता है, जो धातु उनमें होती है वो क्या होती है? धात्विक खनिज होती है।
और अधात्विक खनिज क्या होता है? जिनमें धातु नहीं होता, जिनमें धातु नहीं होता, जैसे कि चूना पत्थर हो गया, अभ्रक हो गया, जिप्सम हो गया, ये क्या है? ये अधात्विक खनिज है क्योंकि इनमें धातु नहीं होता। देखिए धात्विक खनिज के दो प्रकार है, पहला है लोहे धातु की प्रधानता और दूसरा है अलोह धातु की प्रधानता। तो लोहे धातु की प्रधानता वाले मतलब क्या कि जिनमें लोहा जो धातु है, देखिए लोहा भी एक धातु का प्रकार है, तो जिस धातु में लोहे की प्रधानता है, जिस धातु में ज्यादा मात्रा में लोहा पाया जाता है वो क्या है? लोह धातु प्रधानता है। दूसरा क्या है? अलोह धातु प्रधानता। तो जिस लोहे में या जिस धातु में लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती वो क्या हो गया? अलोह धातु प्रधानता। ठीक है ना? तो लोह धातु प्रधानता में क्या क्या आता है? जैसे लोह अयस्क आता है, क्रोमाइट आता है, पाइपराइट आता है, टंगस्टन आता है, कोबाल्ट आता है। ये ऐसी धातुएं हैं जिनमें लोहा पाया जाता है, जिनमें लोहे का अंश होता है। ठीक है? और अलोह धातु मतलब, तो अलोह धातु में ऐसा धातु है जिनमें सोना, चांदी, जस्ता, बॉक्साइट, टीन, मैग्नीशियम। अभी सोना धातु तो है लेकिन सोने में लोहा नहीं पाया जाता। सोना धातु है लेकिन सोने में क्या नहीं पाया जाता? लोहा नहीं पाया जाता। चांदी धातु है, चांदी में लोहा नहीं पाया जाता। ठीक है? तो लोह धातु प्रधानता और अलोह धातु प्रधानता आपको समझ में आ गया। अभी अधात्विक पे आते। देखिए अधात्विक मतलब क्या कि जिनमें धातु का अंश नहीं होता वो होते हैं अधात्विक खनिज। ठीक है? तो देखिए अधात्विक खनिज चूना पत्थर आ गया, अभ्रक आ गया, जिप्सम आ गया, ये क्या है? सब ये अधात्विक खनिज है। तो देखिए अधात्विक खनिज में एक और प्रकार है, मतलब अधात्विक खनिज में एक और खनिज आता है, वो है ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज जो है वो सबसे महत्वपूर्ण खनिज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका आज के समय में, आज के वर्तमान समय में ऊर्जा खनिज का बहुत ही ज्यादा उपयोग है। तो ऊर्जा खनिज का मतलब क्या होता है? तो जिन खनिजों के माध्यम से ऊर्जा और ऊष्मा प्राप्त होती है वो क्या होते हैं? ऊर्जा खनिज। क्या कि जिन खनिजों के माध्यम से ऊर्जा और ऊष्मा प्राप्त होती है वो क्या होते हैं? ऊर्जा खनिज होते हैं। मतलब कि देखिए कोयला से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है ना? तो वो क्या हो गया? ऊर्जा खनिज हो गया। पेट्रोल डीजल से हमें क्या प्राप्त होता है? ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, वो क्या हो गया? हमें ऊर्जा खनिज हो गया। समझ में आ गया? तो देखिए ऊर्जा खनिज के भी दो भाग है, पहला है ईंधन खनिज और दूसरा है अणुशक्ति खनिज। क्या? पहला ईंधन खनिज और दूसरा है अणुशक्ति खनिज। अभी देखिए ईंधन खनिज क्या होते हैं? तो ईंधन खनिज में क्या था? देखिए कोयला आ गया, पेट्रोलियम आ गया, प्राकृतिक गैस आ गई। देखिए कोयला के माध्यम से पहले ट्रेन भी चलती थी, बिजली भी बनती है। पेट्रोल के माध्यम से जब पेट्रोल निकालते तो एकदम से पेट्रोलियम, मतलब जब हम जमीन से पेट्रोल निकालते तो एकदम से पेट्रोल नहीं निकलता, एक अलग तरह का मलबा निकलता है। उस मलबे को अलग करके पेट्रोल अलग किया जाता है, उसमें से डीजल अलग किया जाता है और जो बचा खुचा होता है उसको अलग किया जाता है, तो वो सारा पेट्रोलियम होता है। तो पेट्रोलियम निकला जाता है। फिर प्राकृतिक गैस होते हैं। देखिए जब भी पेट्रोल निकाला जाता है उसके ऊपर पहले प्राकृतिक गैस होती है, उसके नीचे जो है पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं। तो प्राकृतिक गैसों में एलपीजी गैस हो गया जिसके माध्यम से हम घरों में खाना बनाते हैं, सीएनजी गैस हो गया जिसके माध्यम से ऑटो टैक्सियां चलती है। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? ये ईंधन वाले खनिज हो गए। इसके बाद अणुशक्ति खनिज क्या होता है? देखिए अणुशक्ति खनिज आज का जमाने में परमाणु बम, आपने नाम तो सुने होगा, एटम बम, इसमें किस चीज का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है अणुशक्ति का उपयोग किया जाता है। परमाणु, अणु मतलब परमाणु वाली शक्ति, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, इल्टेमाइट, ये क्या है? ये सब अणुशक्ति के उदाहरण है। मतलब कि ये जो खनिज है, ये जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, बेरिलियम हो गया, इल्टेमाइट हो गया, इनके माध्यम से परमाणु शक्ति, इनके परमाणु बम बनाए जाते हैं और इन्हीं के माध्यम से बिजली भी बनाई जाती है जो कि काफी सस्ती पड़ती है। हालांकि उनके बनाने का खर्च बहुत ज्यादा होता है लेकिन बिजली का कॉस्ट जो है कम होता है। ठीक है? तो ऊर्जा खनिज के दो है, ईंधन खनिज और अणुशक्ति खनिज, ये आपने देख लिया। देखिए भारत में 89 प्रकार के धात्विक और अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। कितने? 79 प्रकार के भारत में धात्विक और अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। उनमें से 10 धात्विक खनिज जो है भारत में पाए जाते हैं और 52 जो है अधात्विक खनिज भारत में पाए जाते हैं। इसके अलावा भारत में 23 प्रकार के सूक्ष्म खनिज पाए जाते हैं। सूक्ष्म खनिज में जैसे आप यूरेनियम ले लीजिए, थोरियम ले लीजिए, सीएनजी ले लीजिए, एलपीजी ले लीजिए, ये सब क्या है? ये सूक्ष्म खनिज जो है भारत में पाए जाते हैं। देखिए जो ईंधन खनिज है भारत में, क्या जो ईंधन खनिज है भारत में, वो 4 प्रकार के भारत में ईंधन खनिज पाए जाते हैं और ये ईंधन खनिज भारत की जीडीपी में, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 3.4% की हिस्सेदारी रखते हैं। मतलब कि ये देश में हर साल 3.4% की हिस्सेदारी कौन रखता है? ईंधन खनिज रखता है। मतलब ईंधन खनिज के माध्यम से व्यापार होता है देश को, देश को फायदा होता है कितना? 3.4% का। और
ईंधन खनिज का उपयोग जो है औद्योगिक उत्पादन में 11% तक रहता है। ठीक है, तो ये हो गया कि भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं, इनका उपयोग कैसे होता है, जीडीपी में क्या क्या योगदान है, ये सब भी हमने देख लिया। अभी हम देखते हैं अगला टॉपिक, वो है ऊर्जा शक्ति। अभी हमने खनिज देख लिया, अभी हम देखेंगे ऊर्जा शक्ति जो है आपका दूसरा टॉपिक। तो ऊर्जा शक्ति क्या होता है? तो ऐसे खनिज जो ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करते हैं उसको क्या कहते हैं? ऊर्जा खनिज। देखिए, जिन खनिजों के माध्यम से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, उनको हम क्या कहते हैं? ऊर्जा खनिज कहते हैं। जैसे कि ईंधन खनिज ले लीजिए, अणुशक्ति खनिज ले लीजिए, ये क्या है? ये ऊर्जा खनिज के ही प्रकार है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, इल्मेनाइट, ये सब क्या है? ये ऊर्जा खनिज के ही प्रकार है। ठीक है ना? तो ये हो गया ऊर्जा खनिज। भारत में ऊर्जा उत्पादन कितनी मात्रा में होती है? तो देखिए 56% कोयला होता है, 29% पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, 7% जो है प्राकृतिक गैस होती है, 8% जो है जल विद्युत होती है, मतलब कि विद्युत जो है बनती है 8% में, और 1% जो है परमाणु ऊर्जा का उत्पादन भारत में होता है। अब हम ऊर्जा खनिज का एक प्रकार देखेंगे, कोयला, कि कोयला जो है भारत में कैसे होता है, कितना पाया जाता है, कहां कहां पाया जाता है। ठीक है ना? तो देखिए, अमेरिका और चीन के बाद भारत जो है तीसरा स्थान रखता है विश्व में कोयला उत्पादन के मामले में। 1857 में पहली बार भारत में कोयला कब मिला? 1814 में मिला। कब मिला? 1814 में भारत में पहली बार कोयला मिला। कहां मिला? रानीगंज, बिहार में। ये रानीगंज कहां आया? बिहार में आया। रानीगंज बिहार में भारत को पहली बार कोयला की खदान मिली, वहां से भारत को कोयला उत्पादन प्रारंभ हुआ। कार्बन की मात्रा अनुसार कोयले का विभाजन देखिए, कोयले में क्या होता है? कार्बन होता है। तो कार्बन की मात्रा के हिसाब से जो है कोयले का विभाजन किया गया। तो देखिए, पहला प्रकार क्या है? एंथ्रेसाइट वाला कोयला, जिसमें तकरीबन 80 से 90% के आसपास कार्बन पाया जाता है। दूसरा प्रकार कौन सा है कोयले का? बिटुमिनस वाला कोयला, जिसमें जो है 75 से 80% तक कार्बन उस कोयले में पाया जाता है। तीसरा है लिग्नाइट वाला कोयला, जिसमें 35 से 50% तक उस कोयले में कार्बन पाया जाता है। और तीसरा पीट वाला कोयला, जिसमें 15 से 35% के आसपास जो है कार्बन पाया जाता है। देखिए 98.5% भंडारण, 90% उत्पादन कहां होता है? गोंडवाना कालिल अवसादी चट्टानों में होता है। देखिए भारत में जो ये बिटुमिनस कोयला है, कौन सा? बिटुमिनस कोयला है, ये इसका 98%, 98.5% जो है इसका भंडारण, और इसका 90% जो है उत्पादन कहां पे होता है? गोंडवाना कालिल अवसादी की चट्टानों पर इसका क्या होता है? उत्पादन होता है। वहां पे उत्पादन कैसे होता है? देखिए 10 से 30 मीटर जो है मोटी परतों के रूप में ये कोयले मिलते हैं। 10 मीटर से 30 मीटर लंबी परतों के रूप में ये कोयले की खदानें वहां पे मिलती है। कहां पे? गोंडवाना कालिल अवसादी चट्टानों की पहाड़ियों में। ठीक है, देखिए अभी लिग्नाइट कोयला जो है वो 50 से 60 लाख वर्ष पहले बना था। मतलब जो लिग्नाइट प्रकार के जो कोयले होते हैं वो आज से 50 से 60 लाख वर्ष पहले बन चुके हैं, निर्मित हो चुके हैं, और ये चूना पत्थर के साथ मिश्रित होते हैं। मतलब कोयला अंदर सीधा कोयला नहीं निकलेगा, उसके साथ चूना पत्थर भी जो है मिश्रित होकर निकलता है। तो ये कोयला कहां कहां मिलता है? तो पहला असम है, दूसरा मेघालय है, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा है हिमालय, और पांचवा नागालैंड, और चौथा और इसके बाद है राजस्थान। तो ये कोयला कहां कहां पाया जाता है? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, नागालैंड और राजस्थान में कौन सा प्रकार का कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। अभी देखते हैं कि राजस्थान में कहां कहां कोयला पाया जाता है। तो देखिए राजस्थान में, तो देखिए चूने पत्थरों की चट्टानों के साथ जो है वो कोयला पाया जाता है। जो भी राजस्थान में कोयला पाया जाता है उसमें चूने पत्थर की जो चट्टानें रहती है उनमें से कोयला जो है पाया जाता है। कौन से प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो लिग्नाइट प्रकार का कोयला जो है राजस्थान में पाया जाता है। कितने जिलों में पाया जाता है? तो बाड़मेर, बीकानेर और नागौर, इन 3 जिलों में जो है राजस्थान में कोयला पाया जाता है। बाड़मेर में कहां कहां पाया जाता है? तो कपवड़ी, जालिया, गीवल, गुगा, भाडवाना, शिवा, इन जगहों पे बाड़मेर में जो है कोयला पाया जाता है। बीकानेर में कहां कहां कोयला पाया जाता है? तो बरसिंगनर, पलाना, गुड़ा और बिठनोक, इन जगहों पर जो है बीकानेर में कोयला पाया जाता है। इसके बाद नागौर में कहां कहां कोयला पाया जाता है? तो मेड़ता, कसनऊ, कुशेरा, मातासुख, इन जगहों पर जो है नागौर में कोयला पाया जाता है। तो राजस्थान के 3 जिलों में मुख्यतः कोयला पाया जाता है, बाड़मेर,
बीकानेर और नागौर। ये कोयला जो है राजस्थान के इन्हीं के आसपास जो नजदीक जो विद्युत निर्माण की जो भी फैक्ट्रियां लगी हुई है, विद्युत निर्माण के जो भी संयंत्र लगे हुए हैं, वहीं पर इन कोयला का उपयोग किया जाता है। अभी हम देखते हैं पेट्रोलियम पदार्थ। ये पेट्रोलियम पदार्थ क्या होते हैं? तो आपने डीजल, पेट्रोल, कास्लेट, मिट्टी का तेल, ये सब तो सुना ही होगा ना। इन्हीं के माध्यम से गाड़ी चलती, इन्हीं के माध्यम से मशीनें चलती है, तो यही सब पेट्रोलियम पदार्थ है। इसके अलावा प्लेन भी जो चलता है वो भी पेट्रोलियम पदार्थ के माध्यम से ही चलता है। तो पेट्रोलियम पदार्थ क्या होते हैं, आइए देख लेते हैं। तो देश में 17.2 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत अवसादी चट्टानी भागों में स्पंज की भांति, देखिए देश में जो है पेट्रोलियम पदार्थ कितने क्षेत्र में है, तो 17.2 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है पेट्रोलियम पदार्थ मिलता है। विस्तृत अवसादी चट्टानी भागों में स्पंज की भांति, आपने स्पंज देखा होगा, दबाते ही छोटा हो जाता है फिर बड़ा हो जाता है, दबाते ही छोटा हो जाता है फिर बड़ा हो जाता है, दबाते ही छोटा फिर बड़ा हो जाता है। तो आपने स्पंज तो देखा ही होगा। तो जो है विस्तृत अवसादी चट्टानी भागों में स्पंज की भांति पाए जाने वाला, मतलब जो है ये पेट्रोलियम पदार्थ कैसे पाए जाते, किस अवस्था में पाए जाते, तो स्पंज की भांति दबाते ही छोटा हो जाता है, जैसे छोड़ेंगे वापस से अपनी अवस्था में आ जाएगा। तो पेट्रोलियम पदार्थ किस अवस्था में पाया जाता है, तो स्पंज की भांति जो है पाया जाता है। तथा वनस्पतियों तथा जीवों के सागरीय भागों में दबने और रासायनिक तथा तापीय क्रिया से निर्मित होने वाला जीवाश्म खनिज तेल है। देखिए जो वनस्पति है, जो वनस्पति होती है, जो जीव होते, जो समुद्र के जीव होते हैं, उन वहां पे वो लोग उनके दबने के कारण और जो अलग अलग रासायनिक और तापीय क्रिया से निर्मित होने वाला जो जीवाश्म होता है वो होता है खनिज तेल। मतलब देखिए जो खनिज तेल है वो समुद्र के अंदर भी पाया जाता है। तो जहां पे वनस्पतियां होती है, जहां पे जीव होते हैं, वो जीव जो है जमीन में दब जाते हैं और फिर जो है उनपे रासायनिक क्रिया होती है। आपको पता ही है जमीन के नीचे क्या है, लावा है, और लावा से क्या होता है, तापीय क्रिया होती है और एक रासायनिक क्रिया होती है। तो रासायनिक क्रिया और तापीय क्रिया से क्या बन जाता है, जीवाश्म खनिज तेल बन जाता है, जो कि प्राकृतिक गैस के नीचे होता है। जब जमीन खोदी जाती है तो ऊपर क्या होता है, प्राकृतिक गैस होती है, उसके नीचे ही खनिज तेल पाया जाता है। तो ये होता है खनिज तेल। खनिज तेल क्या काम आता है, तो परिवहन तथा मशीनरी के क्षेत्र में उपयोग में किया जाता है। हम लोग प्लेन से लेकर स्कूटर तक किससे चलाते हैं, खनिज तेलों के माध्यम से चलाते हैं। हालांकि अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स कार जो है आने वाली है और बहुत सी बसें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से चलती है, मेट्रो भी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से ही चलती है। तो बहुत सारी मशीनें, बहुत सारे जो परिवहन के साधन हैं उनमें क्या होता है, पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार देश में कहां कहां पे है, आसाम की ब्रह्मपुत्र घाटी जिसको सुरमा घाटी भी कहते हैं वहां पे है, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में है, उड़ीसा का पूर्व तटीय भाग वहां पे है, राजस्थान व सौराष्ट्र क्षेत्र में पाया जाता है, हिमाचल का तराई भाग में पाया जाता है, उत्तरी व मध्य गुजरात में पाया जाता है, मुंबई बेसिन, गोदावरी, कावेरी डेल्टा क्षेत्र और अरब सागर में मुंबई जो हाई है वहां पे ये इसके भंडारण, पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण जो है पाए जाते हैं। अरब सागर के बीच में जो है पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार भी पाए जाते हैं। देखिए भारत में पेट्रोलियम पदार्थ के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, भारत में जो है पेट्रोलियम पदार्थ के प्रमुख क्षेत्र कहां कहां पे, मतलब मुख्य रूप से भारत में कहां का जो है पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है। तो देश का 91% उत्पादन, देखिए पेट्रोलियम पदार्थ का देश में 91% जो उत्पादन है वो महाराष्ट्र में होता है, गुजरात में होता है, आसाम में होता है, राजस्थान में होता है। देश का 91% जो है पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन, महाराष्ट्र में 71% उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा कहां पे होता है, महाराष्ट्र में। तो आपके सवाल पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन कहां पे होता है, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में होता है। कितना होता है, 71%, 71%। गुजरात में कितना होता है, 11%, और आसाम में कितना होता है, 7%, और उसके बाद राजस्थान में कितना होता है, 2%। तो सबसे ज्यादा कहां पे होता है, महाराष्ट्र में होता है। कितना होता है, 71% पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन कहां पे होता है, महाराष्ट्र में होता है। अभी यहां से जो है वो कच्चा तेल निकला जाता है, मतलब कि एकदम से भी शुद्ध पेट्रोल और शुद्ध डीजल नहीं निकलता, एक मलबा निकलता है, स्पंज के भांति मलबा निकलता है। उसको अलग किया जाता है कि भाई जो बहुत ही खराब हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, फिर उसमें डीजल हो गया, फिर उसमें पेट्रोल हो गया, फिर प्लेन में चलने वाला तेल हो गया, मतलब कि सब जो है अलग अलग निकाला जाता है। मतलब कि तेल एक ही कुआं एक ही है, तो उस कुएं में से अलग अलग तेल जो है अच्छे अच्छे हिसाब से क्वालिटी वाइज निकाला जाता है। वही डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल वही सब बन जाता है। तो इनको शुद्ध करने के लिए जो है
है देश में 24 बड़ी पाइपलाइन रिफाइनरी जो है बिछी हुई है। कितनी? 24 बड़ी पाइपलाइन रिफाइनरी देश में है। वो जो रिफाइनरी है कहाँ कहाँ पे है? तो गुवाहाटी, बरौनी, बड़ौदा, हल्दिया, मथुरा, डिगबोई और जामनगर, इन क्षेत्रों में जो है देश की बड़ी बड़ी पाइपलाइनें बिछी हुई है तेल को रिफाइन करने के लिए। देखिए, मैंने आपको अभी कहा कि भाई जो प्राकृतिक जो ये मिट्टी का तेल मिलता है, जो ये पेट्रोलियम पदार्थ मिलता है, वो प्राकृतिक गैस के नीचे मिलता है। तो इसका मतलब प्राकृतिक गैस पहले मिलती है, उसके नीचे क्या मिलता है? ये पेट्रोलियम पदार्थ मिलता है। तो प्राकृतिक गैस का अपने देश में क्या है? भंडार है। तो भंडार कहाँ कहाँ पे है? ये प्राकृतिक गैस अपने देश में कहाँ कहाँ पे मिलती है? तो तमिलनाडु में मिलती है, हिमाचल प्रदेश में मिलती है, पंजाब में मिलती है, राजस्थान में मिलती है, पश्चिम बंगाल में मिलती है, त्रिपुरा में मिलती है, अरुणाचल प्रदेश में भी ये प्राकृतिक गैस का भंडारण अपने देश में है। कहाँ कहाँ पे? देखिए, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। देखिए, ये जो गैस मिलती है, जैसे कि सीएनजी गैस हो गई, एलपीजी गैस हो गई। सीएनजी गैस जो है वो रिक्शा गाड़ी चलाने के काम आती है। जो एलपीजी गैस होती है वो घरों में रसोई गैस चलाने के काम आती है, ठीक है ना। तो इन गैसों का जो है भंडारण कैसे होता है, इन गैसों का जो है प्रबंधन कार्य, इन गैसों का सही से उपयोग, इन गैसों को सही से प्रबंधन करने का काम कौन करता है? तो इसके लिए अपने देश में एक संगठन बनाया गया है, भारतीय गैस प्राधिकरण। ये जो है इन सारी गैस जो निकलती है उन गैसों का क्या करता है? प्रबंधन करता है, इनको सही से उपयोग करता है, इनको लोगों तक पहुंचाता है और जो है अपना राजस्व कमाता है। तो इन गैसों का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? तो जो है 38% इन गैसों का उपयोग होता है विद्युत उत्पादन में। विद्युत मतलब लाइट, जो लाइट बनते हैं, जो करंट बनता है, विद्युत जो बिजली बनती है, बिजली उत्पादन में इन गैसों का कितना उपयोग होता है? 38%, 38%। और उर्वरक निर्माण में, मतलब कि जो खाद बीज जो होते हैं, जो उर्वरक जो खेतों में डालते हैं, तो उर्वरक निर्माण में कितना होता है? 33%, 33%। और जो शेष बचा हुआ भाग होता है वो रसोई गैसों में इसका उपयोग किया जाता है। और 33 और 38 कितना हुआ? तो 72%। कितना? 72% जो है अपने देश का विद्युत उत्पादन और उर्वरक निर्माण में गैस का उपयोग होता है। और बाकी जो बचा हुआ, कितना बचा हुआ है? करीबन 28% जो है वो है शेष उद्योग में, और रसोई गैस में 28% गैस का क्या होता है? उपयोग होता है, ठीक है ना। तो राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए, बीकानेर के जिले में पाए जाते हैं, बाड़मेर में पाए जाते हैं, जैसलमेर में पाए जाते हैं, गंगानगर में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार कहां कहां पे है, तो आप क्या कहेंगे कि देखिए बीकानेर में है, बाड़मेर, देखिए बीकानेर, बाड़मेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर के 12 ब्लॉकों में, इन जिलों के 12 ब्लॉकों में जो है वो पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार राजस्थान में मिलते हैं। तो आपको ये पेट्रोलियम पदार्थ का हिस्सा समझ में आ गया। अभी हम देखते हैं पेट्रोलियम पदार्थ होने के बाद परमाणु ऊर्जा के खनिज। देखिए, परमाणु ऊर्जा खनिज क्या होते हैं? तो परमाणु ऊर्जा खनिज जिनके माध्यम से परमाणु बम बनाए जाते हैं, जिनके माध्यम से ऊर्जा, उष्मा बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है, वो क्या होते हैं? परमाणु ऊर्जा खनिज होते हैं। उनके कौन कौन से खनिज देखिए, तो सबसे पहले यूरेनियम 338, यूरेनियम 235, यूरेनियम 233। ये यूरेनियम के तीनों भाग है, यूरेनियम 338, यूरेनियम 235, यूरेनियम 233। ये क्या है? यूरेनियम के ही भाग है। इसके बाद है प्लूटोनियम 239, थोरियम, बेरिलियम, जिक्सन खनिजों का उपयोग जो है परमाणु ऊर्जा के रूप में किया जाता है। तो ये जितने भी खनिज है, यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, थोरियम हो गया, बेरिलियम हो गया, जिक्सन हो गया, ये जितने भी खनिज है, ये कौन से खनिज है? ये परमाणु ऊर्जा वाले खनिज है, जिनका उपयोग कहां पे होता है? परमाणु ऊर्जा निर्माण करने में इन खनिजों का उपयोग होता है। देखिए, यूरेनियम कितना शक्तिशाली है, यूरेनियम कितना शक्तिशाली है। देखिए, एक ओस यूरेनियम, एक ओस, जो ओस है ना, ओस, ये ओस एक इकाई है। जैसे आपने इकाई होता है, जैसे ग्राम हो गया, किला हो गया, ये सब क्या इकाई है। तो जैसे न्यूटन हो गया, ये सब क्या इकाई होती है। तो ओस भी एक प्रकार की इकाई है। तो एक ओस में क्या, एक ओस यूरेनियम से 100 मीट्रिक टन कोयला बनाया जाता है। तो एक ओस यूरेनियम कितना होता है भाई? 28.35 ग्राम। 28.35 ग्राम, इतू सा, मतलब कि भाई साहब आप एक अगरबत्ती का पैकेट लेने जाते हो ना, उससे भी कम वजन वाला एक ओस यूरेनियम से 100 मीट्रिक टन कोयले के बराबर शक्ति मिलती है। 100 मीट्रिक टन मतलब 1 लाख
किलो कोयले के बराबर 1 ओस की शक्ति मिलती है। तो आप सोच सकते हो कि यूरेनियम कितना शक्तिशाली है कोयले के मुकाबले। कोयले को जहां पे हमको 100 किलो मतलब कितना 1 लाख किलो खर्च करना पड़ेगा, वहीं पे यूरेनियम जो है 1 ओस में उसका काम कर देगा। इतना शक्तिशाली है। 1 ओस में कितना 100 मीट्रिक टन। देखिए ऊर्जा खर्चीली होती है किंतु विद्युती सस्ती होती है। देखिए जो ये इसकी ऊर्जा जो होती है बहुत खर्चीली होती है। खर्चीली मतलब पैसा जब निकालते हैं जमीन से तो बहुत खर्च आता है, लेकिन इससे जो विद्युत बनती है, जो बिजली बनती है, वो बिजली जो है बहुत सस्ती होती है। क्यों? क्योंकि 1 ओस में भाई साहब 1 ओस जो है 100 मीट्रिक टन कोयले के बराबर है, तो सीधी सी बात है सस्ती तो होगी ही होगी, है कि नहीं। और इसी सब को संचालित करने के लिए अपने देश में जो है परमाणु ऊर्जा को सही ढंग से चलाने के लिए, उनके सही ढंग से प्रबंधन करने के लिए अपने देश में 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। कब किया गया? 1948 में अपने देश में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया, जिनमें 17 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की गई। कितने? 17 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की गई। और इन रिएक्टरों के माध्यम से हमारे देश में लगभग 4800 मेगावाट विद्युत जो है हर साल उत्पादित होती है। अभी ये जो है यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, इल्मेनाइट हो गया, बेरिलियम हो गया, ये देश में कहां कहां पाया जाता है? तो देखिए जो यूरेनियम है वो अपने देश में धाकड़, आर्कियन चट्टानों में पाया जाता है। जो थोरियम होता है वो केरल और बिहार के इलाकों में पाया जाता है, और जो इल्मेनाइट होता है वो केरल के बालू में पाया जाता है, और इसके बाद जो बेरिलियम होता है वो राजस्थान, बिहार और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है ना। तो ये आपको परमाणु ऊर्जा शक्ति समझ में आ गई। अभी हम देखते हैं कि राजस्थान में कहां कहां पे खनिज जो है पाए जाते हैं, या राजस्थान में खनिज जो है कौन कौन से पाए जाते हैं। तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। क्या कहते हैं? अजायब घर। राजस्थान को खनिजों का क्या कहते हैं? अजायब घर। अजायब घर मतलब क्या होता है? म्यूजियम होता है, संग्रहालय होता है। तो राजस्थान क्या है? खनिजों का संग्रहालय है, म्यूजियम है, अजायब घर है कि नहीं। अपने राजस्थान में 79 प्रकार के खनिज मिलते हैं। कितने? 79 प्रकार के खनिज जो है अपने राजस्थान में पाए जाते हैं। उसमें 44 बड़े होते हैं, मतलब बड़े खनिज, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, ये सब क्या बड़े खनिज हो गए। 23 जो है लघु खनिज पाए जाते हैं, और 12 जो बहुत गौण मतलब बहुत छोटे छोटे खनिज पाए जाते हैं। ठीक है ना। 44 बड़े खनिज मतलब, और 23 लघु खनिज, और 12 जो गौण खनिज बहुत छोटे छोटे, मतलब छोटे से भी छोटा जो होता है गौण होता है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बाद जो है राजस्थान अपने देश में तीसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे मध्य प्रदेश आता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ आता है, उसके बाद क्या आता है? राजस्थान आता है अपने देश में तीसरे नंबर पर, जो कि खनिज उत्पादन के मामले में राजस्थान अपने देश में तीसरे नंबर पे आता है। 22% खनिज जो है का योगदान, मतलब देश में जितना खनिज होता है उसका 22% जो है योगदान अपने जो है राजस्थान देता है खनिज उत्पादन के मामले में। मतलब भारत में मान लीजिए 100% खनिज उत्पादन होता है, तो 100% में से 22% खनिज उत्पादन के लिए राजस्थान अकेला क्या देता है? योगदान देता है खनिज के उत्पादन के मामले में। देखिए राजस्थान में ऐसे बहुत से शहर है, बहुत से ऐसे गांव है, बहुत से ऐसे नगर है जो कि वहां पे जो पाए जाने वाले खनिजों के कारण प्रसिद्ध हो गए, और उनका नाम ही उस खनिजों के नाम पे रखा गया। जैसे कि तांबा नगरी। तांबा नगरी क्या है? खेतड़ी। जो खेतड़ी है उसको ही तांबा नगरी कहते हैं। तांबा नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे तांबा जो है बहुतायत मात्रा में, अधिक मात्रा में यहाँ पे तांबा जो है पाया जाता है। मकवाना को संगमरमर नगरी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे संगमरमर के पत्थर अच्छे खासे पाए जाते हैं, इसलिए मकवानों को क्या कहते हैं? संगमरमर नगरी कहते हैं। राजस्थान में ऐसे बहुत सारे खनिज हैं जिनमें राजस्थान लगभग एकाधिकार प्राप्त किया हुआ है, जो देश में बहुत कम इलाकों में पाए जाते हैं। ऐसे खनिज जो है राजस्थान में बहुत सारे पाए जाते हैं, और उसमें राजस्थान एकाधिकार प्राप्त किया हुआ है। वो कौन कौन से खनिज है? संगमरमर, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा, बोल्स्टोनाइट, जास्पर, फ्लोराइड, जिप्सम, मार्बल, एस्बेटास, वाकफास्टेड, चांदी, टंगस्टन तथा तांबड़ा। ये जितने खनिज है ये राजस्थान में लगभग एकाधिकार में पाए जाते हैं। मतलब देश के अन्य हिस्सों में पाए जाते हैं, लेकिन उतने नहीं पाए जाते जितने राजस्थान में पाए जाते हैं। तो आज हमने पढ़ा आपका सामाजिक विज्ञान का 10वां पाठ। ठीक है ना। इसके संबंध में आपको कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट में अवश्य कीजिए, हम आपको बताने के लिए तैयार बैठे। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। और आपकी बोर्ड की एग्जाम आने वाली है, इसलिए आप भी तैयारी कीजिए, और हमने भी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर ली है। हम भी जी जान लगाएंगे, आपको पढ़ाएंगे और आपको अच्छे से अच्छे नंबर दिलाने का प्रयत्न करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।